Hello everyone, good evening. Chapter 9 National Income Part 2 Standard 11 Economics. So now we are going to talk about measurement of national income. अब जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है उसमें नेशनल इनकम को मेज़र कैलकुलेट करने की कौन सी मेथड है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. तो जो तीन डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, अकॉर्डिंग टू दैट देर आर द थ्री concept of concept to measure the national income. First is production method, second is income method, and third is expenditure method. So let's start the topic. The measurement of national income means calculation done on the basis of various concepts of national income. There are three concepts of national income and there are three methods to calculate national income on the basis of these three concepts: production method, income method, and expenditure method. The first is production method. This method of calculating national income has been developed from the definition given by Professor Marshall. ये जो मेथड है वो जो प्रोफेसर मार्शल की जो डेफिनेशन है वहाँ से ये डेवलप्ड हुआ है. मेथड ऑफ प्रोडक्शन: द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स. मॉनेटरी वैल्यू यानी मनी वैल्यू, जो भी गुड्स या तो सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उसकी मनी वैल्यू. द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर. तो जो तीन हमारे सेक्टर है इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस, ये तीन सेक्टर का जो भी प्रोडक्शन है उसका टोटल और उसका मॉनेटरी वैल्यू, उसकी मॉनेटरी वैल्यू. द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द नेशनल इनकम. Find out production in agriculture, industry and service sector. Then it is multiplied by market value and find out money value. तो ये पहले हमें एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हुआ है कंट्री वाइज, इंडस्ट्रीज़ में कितना हुआ और सर्विस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ 1 ईयर में, उसको मार्केट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसकी जो भी वैल्यू आती है उसको मनी वैल्यू में कन्वर्ट करना है. दिस मनी वैल्यू इज़ अ नेशनल इनकम. तो इस तरह से हमें प्रोडक्शन की मनी वैल्यू कन्वर्ट करने के साथ में जो फिगर मिलेगा उसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे. अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है ये मेथड के, तो नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय कीपिंग इन माइंड सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स. फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इन डिफरेंट सेक्टर्स. तो ये पॉइंट हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है. उसमें क्या है, तो द इकोनॉमी इज़ क्लासिफाइड इनटू वेरियस सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, माइंस, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा. तो ये सभी सेक्टर्स को हमें ध्यान में लेना है जब प्रोडक्शन मेथड अप्लाई करेंगे तब. सेकंड है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. The value of produced goods in various parts of economy. Only finished goods, intermediate goods और services are not being calculated. तो जितना भी प्रोडक्शन है उसमें जो फिनिश प्रोडक्ट है वो काउंट होगा, जो हाफ फिनिश है वो इसमें काउंट होता नहीं है. थर्ड इज सर्विस ऑफ हाउस वाइफ. The service of the household work of a housewife is not sold in market and therefore its monetary value cannot be measured. जैसे हमारी मम्मी घर पे काम करती है तो उसका कोई उसको सैलरी नहीं मिलता है या कोई वर्क करने का पैसा नहीं मिलता है, तो इसको हम प्रोडक्शन में काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है. थस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज नेशनल इनकम. तो ये नेशनल इनकम में काउंट होगा नहीं. फोर्थ जो पॉइंट है वो है सेल्फ कंजप्शन, यानी जो भी प्रोडक्शन हुआ उसमें प्रोड्यूसर ने अपने लिए जो यूज़ किया वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा. जैसे फार्मर है, उसने वीट ग्रो किए, उसमें से कुछ पोर्शन उसने अपने यूज़ के लिए रखे,
तो जो पोर्शन उसने अपने यूज़ के लिए रखा है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा. Goods produced for self-consumption are not sold in market, so its monetary value cannot be measured and therefore it is not considered as a national income. As an exception, the food grains for self-consumption of farmer in India is considered as national income. तो फूड ग्रेन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक फार्मर है, वीट अगर वो अपने कंजप्शन के लिए यूज़ करेगा तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा. पर फूड ग्रेन के कॉन्सेप्ट में ये नेशनल इनकम में कंसिडर्ड होता है कि अगर कोई फार्मर ने अपने कंजप्शन के लिए फूड ग्रेन रखा है, कुछ पोर्शन रखा है, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगा. पर इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट है, जैसे एज ए टीचर, कोई टीचर अपने ही चाइल्ड को पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर अपने ही फैमिली के जो भी मेंबर है, उसकी वाइफ है या सन है या डॉटर है, उसको ट्रीट कर रहा है, तो इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इसलिए ये सेल्फ कंजप्शन हुआ. तो यहाँ पे ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा. नेक्स्ट है डिफेंस, पुलिस. देयर आर नो मार्केट्स of defense and police services. However, they are not considered in calculation of national income. क्योंकि ये कोई मार्केट में तो मिलता नहीं है सर्विसेज, तो ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा. नेक्स्ट है imputed rent. When a house is given to someone on rent, the probably rent obtained is called imputed rent. Here we assume if house given to someone on rent and its value is considered in national income. तो यहाँ पे अगर रेंट के ऊपर आपने हाउस दिया है, ऐसा हमने सोचा है, एज्यूम मीन्स उसको सोचना, तो उसका जो रेंट मिलेगा उसकी वैल्यू होती है वो नेशनल इनकम में कंसिडर्ड है. एंड डबल काउंटिंग. तो डबल काउंटिंग शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंटिंग when the value of one commodity is calculated for more than one time in national income, it brings up overvalued the national income. तो कोई भी एक कमोडिटी की एक बार अगर वैल्यू काउंट हो गई है तो उसकी दूसरी बार काउंट करेंगे तो नेशनल इनकम है, उसकी वैल्यू जो है वो अप ओवर वैल्यूड हो जाती है. While calculating national product in terms of production, the double counting should be avoided. तो एक कमोडिटी को आपने एक बार काउंट कर लिया है तो अभी उसको दूसरी बार काउंट नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, इन नेशनल इनकम द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ बोथ iron and the machines made out of iron during a year are counted. It is called double counting. क्योंकि जो भी मशीन्स है वो आयन में से ही बनी है. अब आपने आयन की प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर दिया है तो आयन से बने मशीन की प्रोडक्शन को काउंट करना वो डबल काउंटिंग हो जाता है. बिकॉज द वैल्यू ऑफ आयन इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ मशीन्स. थस इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आयन and the machines, then value of iron being calculated for 2 times. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आयन अगर डायरेक्ट फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू काउंट करो, पर अगर आयन से कोई मशीन्स बनी है तो वहाँ पे आयन की वैल्यू काउंट नहीं करनी है, उसके बदले वो जो मशीन बना है डायरेक्ट उसकी वैल्यू काउंट करनी है, क्योंकि उसके अंदर ही आयन की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाती है. There is 2 remedies to avoid double counting. तो ये डबल काउंटिंग जो है उसको कैसे अवॉइड किया जाए, तो उसके 2 रास्ते हैं. फर्स्ट है टू काउंट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स ओनली. एक जो है वो फिनिश गुड की वैल्यू आप काउंट करो, उसके पीछे जो रॉ मटेरियल लगा उसकी वैल्यू हमें यहाँ नहीं देखनी है. इन दिस मेथड इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स हैविंग हाफ मेड इंट्रीम यूज, इफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मशीन विच इज द फिनिश गुड्स and the value of iron involved in it is considered, the problem of double counting can be solved. तो आयन की वैल्यू गिनोगे उससे बेटर है कि सीधा आयन से बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू काउंट कर लो. उसकी वैल्यू काउंट करेंगे तो उसके अंदर आयन की वैल्यू आ ही जाएगी. इसलिए यहाँ पे जो सेमी प्रोडक्शन है, सेमी गुड्स जो है उसकी वैल्यू हमें काउंट नहीं करनी है, हाफ मेड गुड्स की वैल्यू काउंट नहीं करनी है, उसके बदले सीधा फिनिश गुड्स की वैल्यू काउंट करनी है. तो यहाँ पे हम एक डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं.
और दूसरा जो तरीका है वो है वैल्यू एडेड मेथड। तो दोस्तों ये वैल्यू एडेड मेथड क्या है कि एक प्रोडक्ट, यहाँ एक टेबल आपको दिया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉटन है, तो कॉटन की जो सेल्स इनकम है वो 100 रुपीज़ है यहाँ पे ये। अब इसके अंदर कोई और फैक्टर नहीं है क्योंकि कॉटन इज़ अ रॉ मटेरियल, तो उसके अंदर उसकी फैक्टर कॉस्ट कुछ नहीं रहेगी, तो उसकी इंक्रीजिंग वैल्यू भी 100 ही रहेगी क्योंकि उसके अंदर और कुछ ऐड नहीं है। अब कॉटन में से बना यान, अब यान की वैल्यू हो गई है 200 रुपीज़, यहाँ पे देखिए। तो उसमें 200 रुपीज़ में अगर देखने जाए तो 100 रुपीज़ कहाँ से आए हैं, तो हमें क्लियर पता चलेगा कि यान में 100 रुपीज़ यहाँ से कॉटन में से आए हैं। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग वैल्यू यान की कितनी हुई, 100 रुपीज़ बढ़ी क्योंकि यान की वैल्यू 100 है, तो उसके अंदर जो कॉटन यूज़ हुआ वो कॉटन की 100 है, इसलिए यान की वैल्यू 200 है। अब यान का यूज़ हुआ यहाँ क्लोथ बनाने में, ये तो यान की वैल्यू 200 है पर क्लोथ की वैल्यू कितनी है 280। तो 280 में से 200 कहाँ से आए हैं, यान में से, और 100 कहाँ से आए, कॉटन में से। तो कॉटन क्लोथ बना, जो क्लोथ बना उसकी इंक्रीजिंग वैल्यू कितनी हुई 80 रुपीज़, यानी 200 में 80 रुपीज़ ऐड करोगे तो यान में से आपका क्लोथ बनेगा। तो यहाँ पे सेल्स इनकम जो है वो है 580, टोटल यूज करोगे आप इनका, तो पर फैक्टर कॉस्ट कितनी है 300, तो इंक्रीजिंग वैल्यू कितनी हो गई 280। तो ये होती है वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें आपको आपके जो भी प्रोडक्ट्स में जितने भी और मटेरियल यूज़ होते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है उसको काउंट करते हैं, उससे वैल्यू ऐड होती रहती है अगले जो नया प्रोडक्शन बनेगा उसकी। इन प्रोडक्शन प्रोसेस, when a production of goods goes from one stage to another stage, its monetary value increases. If this increased value is drawn out and added in national product, the double counting does not occur. तो अगर हम आगे वाले जो प्रोडक्ट जो है जिसमें से नया प्रोडक्ट बना उसकी वैल्यू को अलग कर देंगे तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर यान को आप काउंट करोगे और कॉटन को काउंट करोगे तो कॉटन का ऑलरेडी एक बार हमने काउंट कर लिया है, फिर यान में भी वापस कॉटन आता है तो कॉटन यहाँ डबल काउंटिंग में आ गया। अब फिर क्लोथ को आप काउंट करोगे तो कॉटन को काउंट किया, यान को काउंट किया, अब कॉटन को क्लोथ को भी काउंट करोगे तो ऑलरेडी कॉटन का हमने कैलकुलेशन कर लिया है नेशनल इनकम में, यान का भी कर लिया। अब क्लोथ जो बना है वो कॉटन और यान से बना है, तो क्लोथ का काउंट करोगे तो वापस कॉटन और यान दोनों का डबल काउंटिंग हो गया। तो इफ़ इन अ फैक्ट्री कॉटन ऑफ ₹100 is brought and yarn of ₹200 is made out of it and cloth of ₹280 is made out of the year, the monetary value of ₹100 plus ₹200 plus ₹280 is equal to ₹580 is counted in national product, which is considered as double counting. The cotton is included in both yarn and cloth, and therefore the value of cotton is considered and counted for 3 times. This is double counting. But if the value of cotton of ₹100 plus yarn of ₹100 plus cloth of ₹180 is counted, or value addition of is equal to ₹280 is considered, the double counting does not occur. क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की हमने अलग अलग वैल्यू काउंट की है तो यहाँ पे डबल काउंटिंग नहीं होगा। The above stated example shows that factor cost is zero because here it is assumed that the production of cotton is of the previous year, which has been considered in the national product of the previous year. क्योंकि यहाँ पे कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल के जैसा यूज़ हुआ इसलिए उसकी कोई फैक्टर कॉस्ट होती नहीं है। फिर एक है इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी, तो इसकी वजह से भी नेशनल इनकम काउंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
So due to inclusion of indirect taxes in the market value of goods, the indirect taxes are deducted to find out national product and the subsidy given by government is added. तो इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ऑल इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, एक बार आपने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है फिर भी आपको इनडायरेक्ट तरीके से उसका टैक्स भरना आता है, तो ये डबल काउंटिंग जैसा ही हो जाता है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आपने काउंट कर लिया है डायरेक्ट टैक्स में, फिर इनडायरेक्ट टैक्स में काउंट करोगे, तो इससे नेशनल इनकम जो है वो काउंटिंग करने में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप इनडायरेक्ट टैक्स काउंट करो और उसके बदले में जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है उसको उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें रियल नेशनल इनकम मिलेगी। फिर है रीसेल। अब रीसेल में क्या होता है, ऑलरेडी आपने एक बार परचेस किया तो वहाँ पे उसकी वैल्यू काउंट हो गई, अब वापस आप उसको सेल करोगे या तो कोई और रीसेल परचेस करेगा जो यूज़ किए प्रोडक्ट, तो वो दूसरी बार काउंट होगा, तो इससे डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो व्हेन अ गुड वॉज प्रोड्यूस इन द पास्ट, इस वैल्यू वॉज कंटिन्यूड इन द नेशनल प्रोडक्ट। When it is resold, its value is not counted. But if it is counted, it will be the double counting. If a house purchased in a year 2000 and it is resold today, this resale is not considered in national product. क्योंकि ऑलरेडी एक बार जब हाउस बना था उसको सेल या परचेस किया तब उसकी वैल्यू काउंट हो गई है, अब वापस वही हाउस को सेल या परचेस करेंगे तो वो डबल काउंटिंग में आ जाएगा, इसलिए ये भी रीसेल भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। टू डिडक्ट डेप्रिशिएशन, तो जितने भी मशीन्स या फैक्टर्स है उसके पीछे जो भी मेंटेनेंस लगता है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन द डेप्रिशिएशन रिलेटेड टू कैपिटल फैक्टर इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेशनल प्रोडक्ट। तो ये जो भी एक्सपेंस हुआ मेंटेनेंस के लिए, रिप्लेस मशीन किया या उसको रिपेयर किया, जो भी एक्सपेंस उसके पीछे हुआ वो हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें नेशनल इनकम मिलेगी। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट वैल्यू इज़ एडेड। तो एक्सपोर्ट करने के टाइम पे जो भी उसका वैल्यू होता है वो हमें नेशनल इनकम में काउंट करना है। और लास्ट है द वैल्यू ऑफ स्मगल्ड और इलीगल गुड्स इज़ नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन। जो स्मगलिंग करके जो गुड्स लाए हैं या तो इलीगल तरीके से जो गुड्स हैं उसको नेशनल इनकम में कंसिडर्ड किया नहीं जाएगा। तो ये है पूरा प्रोडक्शन मेथड कि इसको कैसे यूज़ करके वी कैन फाइंड द नेशनल इनकम। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेकंड मेथड, इनकम मेथड। ओके फ्रेंड्स, तो इनकम मेथड का कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिला था, तो सेकंड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन अगर हमने देखी होगी प्रोफेसर A.V. पिगो की, वहाँ से हमें ये मेथड मिली थी। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर पिगो। When the income obtained by citizens of country and the state is added, the national income can be found out in the method of income. For measuring national income, the rent, interest, wage, and profitable income obtained from the four factors of production, land, capital, labor, and entrepreneur, are summed up in this addition. The income obtained from foreign countries is added and the payments done by way of rent, interest, wage, profit for foreign factors used in the country is deducted. तो यहाँ इनकम मेथड में जो चार फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, उनके यूज से क्या मिलता है उसका कैलकुलेशन, प्लस दूसरी कंट्री में से जो हमें इनकम ऑब्टेन हुई है उसको ऐड करना है, और दूसरी कंट्री को जो हमें पेमेंट देना है उसको डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो हो जाएगा इनकम मेथड से फाइंड हुआ नेशनल इनकम। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो है, फर्स्ट है टू काउंट द इनकम ऑफ फैक्टर। तो जितने भी चार फैक्टर हैं उसके जो उसकी जो इनकम है उसको काउंट करना।
तो इनकम ऑफ रेंट ये कैसे काउंट होगा? तो द रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग इज कंसिडर्ड एज इनकम। तो जो भी लैंड या तो जो भी बिल्डिंग, जो भी कंस्ट्रक्शन यूज़ हो रहा है, उसका जो इनकम है वो रेंट के तरीके से काउंट होगा। Those who lives in their own house may get the income of rent, which is called imputed rent. The income obtained by way of rights like to copyright of a book or patent is also considered as the income. तो हमारा घर जो है वहाँ हम रहते हैं, पर अगर वो हम रेंट के ऊपर देते तो हमें कितना रेंट मिलता, उसको नेशनल इनकम में काउंट कर सकते हैं। और जो भी हमारे कॉपी राइट्स ऑफ गुड्स होते हैं या तो पैटर्न करने के जो राइट्स है, उससे जो इनकम होती है वो भी इसमें काउंट होती है रेंट में। सेकंड है इनकम ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कब मिलेगा हमें? द इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय पीपल ऑन देयर कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर इज कंसिडर्ड, बट द इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट because a state generates income through taxes and pays it as interest, which means that the money is transferred only. तो जो जो हमारा कैपिटल है, हमारा मनी है, हमने उसको अगर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और उसके बदले जो इंटरेस्ट ऑब्टेन करते हैं उसको हम इनकम मेथड में काउंट कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्ट करती है और उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो हम इनकम मेथड में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्सेस के थ्रू वो पैसा आता है और इंटरेस्ट के थ्रू वो गवर्नमेंट लौटा देती है, तो वो खाली मनी का ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ पे। इनकम ऑफ वेजेस, तो ये कैसे काउंट होगा? तो द वेजेस ऑफ सैलरी गिवन टू लेबरर्स फॉर their वर्क ड्यूरिंग अ ईयर इज कंसिडर्ड एज एन इनकम। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी लेबर्स हैं उनको जो भी सैलरी मिलती है उसको, उसके टोटल को थ्रू आउट द ईयर जो टोटल होगा उसको हम इनकम में कंसिडर करेंगे। और इनकम ऑफ प्रॉफिट, द इनकम ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड बाय इन्वेस्टर और शेयर होल्डर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इनकम. It includes reserved profit and taxes paid on it. तो जो भी शेयर्स या तो डिविडेंड के थ्रू इनकम होती है वो प्रॉफिट में काउंट होती है और ये इनकम मेथड में कैलकुलेट होगी। सेकंड जो है वो है इनकम विच आर नॉट कंसिडर्ड। अब कौन सी इनकम जो है वो कंसिडर्ड नहीं होगी? तो इन द मेथड ऑफ इनकम फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, द इनकम जनरेटेड बाय वे ऑफ गिफ्ट, आपने किसी को गिफ्ट दिया, रिवॉर्ड्स, प्राइस, टिप, थेफ्ट, चोरी हो जाना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, गवर्नमेंट असिस्टेंस टू एल्डर्स, लॉटरी एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड इन द नेशनल इनकम। तो इसमें से कोई भी इनकम नेशनल इनकम मेथड में कैलकुलेट नहीं होगी। जो थर्ड है वो है द सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट इज़ डिडक्टेड। जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है वो इसमें से हमें डिडक्ट करनी है। फोर्थ है नेट फॉरेन इनकम इज़ एडेड। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो इनकम है वो इसमें ऐड करनी है। इनकम जनरेटेड एज कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। जो भी इनकम कमीशन से या तो ब्रोकरेज के जैसे जनरेट होती है वो यहाँ पे काउंट होगी। दोज इनकम्स विच शो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन इकोनॉमी विच इंक्रीज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी आर कंसिडर्ड। तो जिससे मॉनेटरी वैल्यू बढ़ेगी गुड्स की इकोनॉमी में, तो वो जो फ्लो है इनकम का उसको हम इनकम मेथड में कंसिडर करेंगे। और लास्ट है द इनकम ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स इज़ नॉट कंसिडर्ड। जो सेकंड हैंड गुड्स है वो यहाँ पे काउंट होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार आपने उसको काउंट कर दिया है, अब वापस वो सेल या परचेस होगा तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द इनकम ऑब्टेन बाय सेलिंग ओल्ड मोबाइल फोन्स इज़ नॉट कंसिडर्ड
क्योंकि ऑलरेडी आपने जब फर्स्ट टाइम उसको सेल किया था तो वहाँ पे वो आपने कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए सेकंड हैंड जो गुड्स है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे काउंट नहीं होती है। तो ये है हमारा इनकम मेथड। अब हमें देखना है थर्ड वाला एक्सपेंडिचर मेथड। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें देखना है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये क्या है? तो दिस मेथड हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर फिशर। तो प्रोफेसर फिशर ने जो डेफिनेशन दी है वहाँ से ये मेथड डेवलप्ड हुआ है। द नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय summing up the total monetary expenditure incurred on goods and services by individuals, families, firms and government during a year। तो जो भी नेशनल इनकम जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसके पीछे जो मॉनेटरी एक्सपेंस हुआ है उसको कैलकुलेट करना है। एक साल के अंदर जो भी एक्सपेंस हुआ उसको कैलकुलेट करना है ये मेथड के अंदर। दिस मेथड शोज द assumptions of income is equal to expenditure। In this method of expenditure, the expenditure incurred in purchasing finished goods or services during a financial year is included। Total expenditure during a financial year is equal to the GDP, gross domestic product। तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कंट्री में परचेस की है और उसके पीछे जो एक्सपेंस हुआ है वो यहाँ पे काउंट होता है। अब इसके फैक्ट्स जो हैं वो क्या है? तो फर्स्ट है 4 फैक्टर ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। तो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर के 4 फैक्टर है। फर्स्ट है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है? इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन कंज्यूमेबल गुड्स बाय सिटीजन्स, फैमिलीज एंड फिर्म्स। It includes expenditure on durable goods like TV, scooter, car, etc। तो जो ड्यूरेबल गुड्स के पीछे जो एक्सपेंस हुआ है वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। पर पेरिशेबल गुड्स लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सर्विसेज लाइक एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये भी इसके अंदर काउंट होता है क्योंकि ये कंजप्शन है, उसको यूज़ किया है इसके लिए। सेकंड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये इन्वेस्टमेंट के पीछे जो एक्सपेंस होता है उसकी बात है। इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन बिल्डिंग ऑफ अ फैक्ट्री, प्लांट, मशीनरी एंड नेसेसरी गुड्स इक्विपमेंट्स फॉर द प्रोफेशन। तो जो भी प्रोडक्शन चालू करना है उसके पीछे फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाने में या तो प्लांट की मशीनरी लाने में या तो नेसेसरी गुड्स लाने में जो भी एक्सपेंस हुआ है वो हो जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर सच एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़। तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंस करती है वो भी यहाँ पे काउंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल बॉडीज़ जो है, म्यूनसिपाल्टी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, ये सब ये जो एक्सपेंस करते हैं वो भी काउंट होता है। और फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है? तो द एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स by citizens of country is the expenditure of the country and our export is expenditure incurred on goods by foreign citizens। तो यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स बाय सिटीजन्स ऑफ कंट्री, तो हमने जो इम्पोर्ट गुड्स किया है बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में मंगाया तो वो एक्सपेंडिचर काउंट होता है। और एक्सपोर्ट के पीछे जो फॉरेन सिटीज़न को हमने फॉरेन सिटीज़न जो एक्सपेंस करते हैं वो भी एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। Therefore, the difference between these two is the net export which is included in the national income। अब फॉरेन सिटीज़न और हमारे सिटीज़न, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाता है नेशनल इनकम। इन शॉर्ट, टोटल नेट national income is equal to consumption of expenditure
प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर, ये जितने भी एक्सपेंस है उसका जो टोटल होता है वो हो जाता है टोटल नेशनल इनकम। सेकंड है एक्सपेंडिचर नॉट कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम, कि ऐसे कौन से एक्सपेंस है जो नेशनल इनकम में कंसिडर्ड नहीं किए जाते हैं। तो इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स आर नॉट कंसिडर्ड in calculating the national income, which include expenditure on the purchase of second hand goods। second hand goods के पीछे जो expense हुआ, ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर यानी जो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है वो, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विडोज एक्सेट्रा, ये जो भी एक्सपेंस है वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे। द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ओल्ड शेयर्स, expenditure on use of goods of interim use are not considered in national income। जो पुराने शेयर्स है वो परचेज करने में, या तो यूज़ ऑफ गुड्स ऑफ इंटरिम यूज़, थोड़े टाइम के लिए जो यूज़ करते हैं, उसके पीछे जो एक्सपेंस हुआ वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। Some expenditure are incurred without the production of goods services, which involves only the transfer of money expenditure, like subsidies are not considered in national income, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन हुआ नहीं है और फिर भी सब्सिडी के फॉर्म में एक्सपेंस होता है, तो ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। तो ये जो दो है वो, और लास्ट में डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में कौन सी डिफ़िकल्टी आती है। तो द ऑफिशियल डेटा ऑफ पीपल एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी ऑब्टेन एंड देयरफॉर इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय दिस मेथड, क्योंकि ऑफिशियल डेटा कोई ऐसा रिकॉर्ड हमारे पास होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस पर्सन नेम्ड आरव गिव्स ₹30,000 एज सैलरी to Milap. The accountant and considered ₹30,000 as the expenditure incurred. Now Milap gives ₹300 to Khushbu, who is his domestic helper. This becomes Milap's expenditure. Hence the question arises, what is the actual expenditure? ₹30,000 or ₹30,000 plus 3,000 is equal to 33,000. Thus, the problem of double counting arises even in the expenditure method of calculating national income। अब यहाँ पे ये क्लियर है कि आरव ने मिलाप को 30,000 सैलरी दे दी, उसको ऑलरेडी एक बार काउंट कर दिया है, पर मिलाप ने उसमें से 3,000 खुशबू को दिए। तो अब ये कहाँ काउंट करना है, तो यहाँ पे या तो 30,000 काउंट होगा या तो 30,000 प्लस 3,000 33,000 काउंट करना है, पर 33,000 तो है ही नहीं, ओरिजिनल मनी तो 30,000 ही है। तो ये एक प्रॉब्लम एक्सपेंडिचर के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में आता है। फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम अ कंट्री कैन एडॉप्ट एनी मेथड फ्रॉम द अबव स्टेटेड मेथड्स। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए ये तीन में से कोई भी मेथड कोई भी कंट्री यूज़ कर सकता है। If the obtained data are true, whatever be the method of calculation of national income, the measurement of national income will be the same। अगर डेटास जो ऑब्टेन किए वो एकदम परफेक्ट है तो कोई भी मेथड आप यूज़ करो, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो सेम टू सेम ही आएगा। However, every method has one or two other limitation and therefore it is said that these methods are mutually कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो तीन मेथड है उसमें कहीं ना कहीं एक दो तो माइनस पॉइंट है, इसकी वजह से ये सब साथ में अगर यूज़ करेंगे तो ऐसा बोला जाता है कि म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, इज truthfulness can be tested in terms of expenditure. For developing country like India, the method of production is suitable, whereas for countries like America and Russia, the method of income and expenditure are suitable। तो डेवलपिंग नेशन में दो मेथड यूज़ कर सकते हैं एक साथ में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए,
एक तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो, उसके साथ में प्रोडक्शन मेथड को यूज़ कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको अगर जानना है तो एक्सपेंडिचर को आप कैलकुलेट करो, वहाँ से पता चल जाएगा। तो ये हमारे जैसे इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन है वहाँ पे चलेगा ये कॉन्सेप्ट। और जो डेवलप्ड नेशन है अमेरिका, रशिया, तो वहाँ पे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, कितनी इनकम हुई और कितना एक्सपेंस हुआ, ये दोनों मेथड को यूज़ करके नेशनल इनकम को जान सकते हैं। अब जो है वो जो प्रॉब्लम जो है नेशनल इनकम को मेज़र करने में, उसकी बात है। तो सिंस 1954 द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO कैलकुलेट्स द नेशनल इनकम। करंटली national income at constant price is calculated considering 1999-2000 as the base year. Certain problems arise while measuring national income which are, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस ईयर लिया है, फिक्स ईयर लिया है, वो भी 1999 और 2000 का, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो कैसे प्रॉब्लम आते हैं? तो फर्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग, सेकंड है प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ कंजप्शन, थर्ड है प्रॉब्लम ऑफ डेप्रिशिएशन, फोर्थ है टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेशंस, फिफ्थ है इलीगल इनकम, सिक्स है प्रॉब्लम ऑफ नेट फॉरेन इनकम, seventh है problem in accounting. In measuring the national income, the problems arise in accounting of production income expenditure. तो ये कैलकुलेट करने में कौन से प्रॉब्लम आते हैं? तो उसमें एक आता है इलिटरेसी, जो वहाँ से हमें डेटा नहीं मिलता है। सेकंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन सेल, जो स्मॉल स्केल के ऊपर जो प्रोडक्शन होता है, सेल होता है, उसका ज़्यादातर हमारी कंट्री में रिकॉर्ड नहीं होता है। बार्टर सिस्टम, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना, उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। गिव एंड टेक वाला रूल। फिर है पीपल इन्वॉल्व इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन। तो अगर कोई एक पर्सन दो तीन टाइप के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है तो उसकी इनकम का सोर्स क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, क्या प्रोड्यूस हुआ, ये सब कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आता है। इन स्पाइट ऑफ द अबव स्टेटेड प्रॉब्लम, द CSO ट्राइज टू ऑब्टेन ट्रू नेशनल इनकम बाय काउंटिंग द इनकम केयरफुली। तो CSO ट्राई यही कर रहा है कि सीधा इनकम को ही काउंट कर लो केयरफुली, तो हमें सीधा नेशनल इनकम मिल जाएगा। क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा है, और इलिटरेसी और बहुत सारे प्रॉब्लम है, बैंकिंग सिस्टम का प्रॉब्लम, वाइट मनी का प्रॉब्लम, करप्शन का प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से हमारे पास रियल डेटास नहीं आते हैं, इसलिए नेशनल इनकम काउंट करने में प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ पे हमें दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, मॉनेटरी इनकम एंड रियल इनकम। तो नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय द क्राइटेरियन ऑफ मनी, बट इफ द क्राइटेरियन ऑफ मनी इज अनस्टेबल, और इन अदर वर्ड, if there is a fluctuation in price increase or decrease, the national income increases in spite of stable production, and fluctuation in national income or fluctuation in production. Hence, the question arises that when national income increases with increase in production, the criterion can be considered true. To understand it, the monetary national income and real income must be understood. First है monetary national income. If national income is measured at current price, it is called monetary national income. यानी आज की डेट में उसकी क्या प्राइस है, उसको कंसिडर करके अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाए तो वो होता है मॉनेटरी नेशनल इनकम. The national income obtained by multiplying the production of all goods with the market price of respective goods is called monetary national income. But this monetary national income is not real income. If production in current year is equal to the production in the previous year, but the prices have doubled in the current year, the national income of current year will be double than that of the previous year.
क्योंकि लास्ट ईयर जो प्रोडक्ट परचेस की थी उसकी प्राइस अलग थी। दिस ईयर अगर करंट ईयर में आप जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो सेम प्रोडक्ट, पर उसकी प्राइस अगर डबल हो चुकी है तो यहाँ पे नेशनल इनकम में प्रॉब्लम आ सकता है डबल काउंटिंग का, which does not show true situation because the production is the same as that in the previous year, only the price have double। प्रोडक्शन सेम टू सेम है पर यहाँ पे प्राइस जो है वो डबल हो गई है। देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, क्योंकि रियल नेशनल इनकम यहाँ पे बढ़ी नहीं है। सो द ट्रू रियल नेशनल इनकम इज़ द ओनली वे टू नो ट्रू नेशनल इनकम। तो यहाँ पे रियल नेशनल इनकम को कंसिडर करना बहुत ही ज़रूरी है ट्रू नेशनल इनकम जानने के लिए। तो देखते हैं रियल नेशनल इनकम क्या है। तो इफ़ नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड एज एट बेस ईयर प्राइस और फिक्स प्राइस, इट इज़ कॉल्ड रियल नेशनल इनकम। क्योंकि यहाँ पे अब प्राइस फिक्स्ड है, जो बेस ईयर हमने लिया है वो प्राइस से ही हमें काउंट करना है। द नेशनल इनकम obtained by multiplying the production of all goods with the fixed price of respective goods during the year is called the real national income। Real national income shows the true situation of a country. In fact, production and market price both increase, and therefore some increase in national income occurs due to increase in production and some increase occurs due to increase in price. But we are interested in the rise in national income which occurs due to increase in production, because if national income increases due to increase in production, the consumption and standard of living of people can be higher। तो प्रोडक्शन के क्राइटेरिया से अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो वो एग्जैक्ट हमें सिनारियो पता चलेगा कंट्री का। क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनका कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वो हायर होगा। और इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट कहाँ तक है और कैसी है और कितना हमारा कंट्री डेवलप हुआ है। तो रियल नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट इज़ मोर ट्रूथफुल देन द मॉनेटरी नेशनल इनकम। इन शॉर्ट, नेशनल इनकम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक to find out the economy of particular country। कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है वो नेशनल इनकम से हम पता कर सकते हैं। इट इज़ लाइक अ बैरोमीटर, जिससे पता चलता है हमें कि क्या सिचुएशन है। तो आई होप कि ये चैप्टर में सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट like the videos, send your suggestions to me, your query, your question। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट करें तो मुझे पता चले। अगर कोई बेटर मेथड से एक्सप्लेन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आपका लाइक्स और आपके सजेशन, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर मी। वंस अगेन इसके बाद आपके पास है ग्लोसरी वर्ड्स।